नमस्कार और आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। मंच पर उपस्थित एडिशनल सेक्रेटरी माइटी श्री अमित अग्रवाल जी, सीईओ एंड एमडी सीएससी श्री संजय राकेश जी, मेरे कोलीग यूआईडीआई में श्री संजय सोहानी जी, डीडीजी यूआईडीआई, और देश के विभिन्न हिस्सों से आए हुए सीएससी के कार्यकर्ता और ऑपरेटर्स, सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और यूआईडीआई की ओर से और मेरी तरफ से व्यक्तिगत मेरी तरफ से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस एक दिवसीय कार्यशाला में भाग लेने के लिए आप यहाँ पे आए। और इससे पता चलता है, आपके नंबर्स देख करके इस वर्कशाला में आपकी भागीदारी देख कर ये पता चलता है कि ये वर्कशाला कार्यशाला आपके लिए कितनी इम्पॉर्टेंट है और हमारे लिए भी इसका कितना महत्व है। सर्वप्रथम तो मैं यही कहना चाहूँगा कि किसी भी संस्था या कोई भी तंत्र, कोई भी प्रक्रिया हो, उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए ये बहुत ही ज़रूरी है कि जो उस संस्था के प्रथम पंक्ति के कार्यकर्ता हैं, जो फ्रंट लाइन स्टाफ की हम बात करते हैं, वो सजग हों, समझदार हों और प्रशिक्षित हों। और आधार के संदर्भ में अगर मैं कहूँ तो ये फ्रंट लाइन स्टाफ या प्रथम पंक्ति के कार्यकर्ता आप सभी जो एनरोलमेंट ऑपरेटर्स हैं वो हैं। और यदि आप सजग, समझदार और प्रशिक्षित हों तो हमें आधार की जो पूरी प्रक्रिया है उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए काफ़ी मदद मिलती है। और जो भी इसकी सर्विसेज लेना चाहते हैं आधार की, क्योंकि जैसा कि पिछले स्पीकर्स ने बोला, सीईओ सर ने भी बोला और संजय जी ने उन्होंने भी बोला कि करीब 1100 स्कीम्स ऐसी हैं गवर्नमेंट के जिसमें कि आधार की ज़रूरत पड़ती है। और आधार एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसके माध्यम से जो भी गवर्नमेंट सर्विसेज, बेनिफिट्स या सब्सिडीज मिलती हैं, एक तरीके से एक ऐसा लाइसेंस है जिससे कि आपको अनरिस्ट्रिक्टेड एंट्री मिलती है ऑलमोस्ट इन एवरी वॉक ऑफ लाइफ नाउ। सो हाउ इम्पॉर्टेंट दिस डॉक्यूमेंट इज, एंड ये डॉक्यूमेंट सही तरीके से इशू हो और सही तरीके से अपडेट हो आधार, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट भूमिका अगर मैं कहूँ तो वो आप सभी की है। और इस पूरी प्रक्रिया, इस पूरी कड़ी में, if I say the most important role that is played, it is by the enrollment operators, because जो भी information आप capture करते हैं at the front end, वो information that becomes final, because उस information को change करना किसी भी stage पे संभव नहीं है। उसको reject कर सकते हैं हम अगर कोई भी information गलत तरीके से capture की गई है, कोई भी document गलत तरीके से capture किया गया है, या कि बायोमेट्रिक्स ठीक से कैप्चर नहीं हुआ है, या कि डेमोग्राफिक इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट से देख के जो आप फिल इन करते हैं, अगर वो गलत तरीके से कैप्चर किया गया है तो फिर उसको किसी भी स्टेज पे यूआईडीआई में हम उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। अधिक से अधिक उसको रिजेक्ट किया जा सकता है। और रिजेक्ट करने का परिणाम ये होता है कि अगर इस तरीके की गलतियाँ ज़्यादा संख्या में हों तो फिर रेसिडेंट्स को बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और जो ग्रीवांसेस होते हैं रेसिडेंट्स के, कभी कभी मैं देखता हूँ वो जो ईमेल्स आते हैं और जिस तरीके के ग्रीवांसेस हमारे पास आते हैं, उनको कभी कभी देख के दुख भी होता है कि उनको जिस तरीके की ज़रूरत होती है और जितने अर्जेंट बेसिस पे ज़रूरत होती है उनके आधार में अपडेशन की, और उस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर इस तरीके की कुछ गलतियां हो जाएं तो रेसिडेंट्स के लिए बहुत ही बड़ी परेशानी का सबब होता है। तो ये जिम्मेदारी एक तरीके से आपके ऊपर एक सामाजिक जिम्मेदारी भी है कि जब आप आधार एनरोलमेंट या अपडेशन का कार्य करते हैं तो ये सिर्फ एक प्रोफेशन की तरह नहीं है, या कि एक पैसा कमाने का सिर्फ माध्यम नहीं है। आपको ये भी देखना है कि ये जो इन्फॉर्मेशन कैप्चर की जाती है और जिस उद्देश्य से ये हो रहा है वो सही तरीके से किया जाए। और कुछ तथ्य मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। सीएससी ऑपरेटर्स की जो एनरोलमेंट और अपडेट संख्या है, कुल संख्या, उसके करीब 11% रिजेक्शंस होते हैं उसमें। सो 11% रिजेक्शंस का मतलब ये है कि अगर करीब आपने 1 लाख सीएससी ने अगर एनरोलमेंट एंड अपडेट किए तो उसमें से अबाउट 11% जो एनरोलमेंट एंड अपडेट ट्रांजैक्शंस होते हैं वो रिजेक्ट हो जाते हैं। और मोस्टली उनके रिजेक्ट होने का कारण ये होता है कि जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बड़ा कारण है, सो आउट ऑफ 11 to 12%, अबाउट 8 to 9% इज बिकॉज जो लिस्ट ऑफ वैलिड डॉक्यूमेंट्स हैं, जो रेसिडेंट ने जो डॉक्यूमेंट्स दिए हैं और जो आपने एक्सेप्ट किया है और एनरोलमेंट के समय उसको जो हमारे पास जो आया है यूआईडीआई के पास, वो वैलिड लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट से मैच नहीं करता है। सो एक ये बहुत ही कॉमन और बहुत ही एक ऐसा एक एरर है जिसको कि
बड़ी आसानी से आप इसको सुधार सकते हैं। बिकॉज अगर वैलिड लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स को आप अच्छे से उसको देख लें, पढ़ें और समझें, और जो डॉक्यूमेंट्स उसमें स्पेसिफाइड है, अगर सिर्फ उन्हीं डॉक्यूमेंट्स को आप रेसिडेंट को, अगर रेसिडेंट कोई डॉक्यूमेंट ऐसा देता है जो उससे मैच नहीं करता है, तो आपसे यही गुजारिश रहेगी कि रादर देन जस्ट एक्सेप्टिंग दैट किसी प्रेशर में, या कि आपके घर परिवार या कि जहाँ आप काम करते हैं उसके आसपास के लोग हैं जिनको कि आप जानते हैं, सो कभी कभी ऐसा होता है कि आप उसको करने की इच्छा में इस तरीके की गलती कर सकते हैं। तो उसको अवॉइड करते हुए आप चेक करें कि डॉक्यूमेंट्स सही होना चाहिए। कि अल्टीमेटली अगर आप किसी की मदद भी करना चाहते हैं, ये सोच करके कि चलिए ठीक है, कोई ऐसा रेसिडेंट है जिसको आप जानते हैं, उसकी मदद करना चाहते हैं, तो आप उसकी मदद करने के बजाय उसका हार्म कर रहे हैं, इन द सेंस कि आप अगर गलत डॉक्यूमेंट उसको अपलोड कर रहे हैं, सो अल्टीमेटली इट विल बी रिजेक्टेड और उसको और भी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। सो सबसे जो कॉमन मिस्टेक है वो यही है कि लगभग 11% जो रिजेक्शंस होते हैं डॉक्यूमेंट एरर के चलते, उसमें से 8 से 9% होते हैं कि डॉक्यूमेंट्स वैलिड लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट से मैच नहीं करते हैं। और करीब 2-3% जो एरर है वो ये है कि डेमोग्राफिक इन्फॉर्मेशन जो आप फिलअप करते हैं, जो डॉक्यूमेंट्स रेसिडेंट ने दिए उससे देख करके जो डेमोग्राफिक इन्फॉर्मेशन आप फिलअप करते हैं उसमें गलतियां होती हैं। सो मे बी टाइपिंग एरर्स हो सकते हैं और इस तरीके के मिस्टेक्स हो सकते हैं, तो उनको अवॉइड करने की कोशिश करें, बिकॉज उसके चलते भी वो रिजेक्शंस होते हैं और फिर इसका खामियाजा अल्टीमेटली आपको और रजिस्ट्रार्स को बेसिकली भुगतना पड़ता है, मे बी फाइनेंशियल पेनाल्टी के रूप में और भी कोई भी डिसिप्लिनरी एक्शन के रूप में वो भुगतना पड़ सकता है। सो वो दैट अपार्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि आपको वो रेसिडेंट्स की परेशानियों को बढ़ाना नहीं है, उनकी परेशानियों को कम करना है, और वो तभी आप कम कर सकते हैं जब आप इस चीज़ पे ध्यान दें कि गलतियाँ कम से कम हो। और एक दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो इस समय मेरे दिमाग में आ रहा है, वो जैसे संजय सोहानी जी ने कहा कि सेंटर्स ऑप्टिमम कैपेसिटी पे नहीं चल रहे हैं। सो एक तरह से वो बात सच लगती है, बिकॉज कुछ एनालिसिस हमने जो किया इंटरनली, तो उसमें हमने पाया कि जो सेंटर्स हैं, CSC आधार केंद्र हैं जो, वो उनमें जो डेली ट्रांजैक्शंस होते हैं ऑलमोस्ट एवरेज इज अबाउट 8 to 9 transactions per day. So that is quite less, I would say, because जो average transactions countrywide nationally across the registrars is around 25 to 30. So ये numbers थोड़ा सा कम है। तो मुझे लगता है कि volume of work तो कम नहीं है, but ये analyze करने की ज़रूरत है आपको कि इनमें number of transactions, average number of transactions आपके centers में कम क्यों हैं, और साथ ही साथ जो VLEs हैं, BCs हैं, उनमें भी जो एवरेज नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन है पर डे, दैट इज अराउंड 3 to 4 ट्रांजैक्शंस पर डे। सो वो भी संख्या काफ़ी कम लगती है। और तब जबकि हम बीच में बहुत सारे चेंजेस, अभी हमने पिछले कई महीनों से बहुत सारे चेंजेस किए और कई ऐसे डेवलपमेंट हुए जिससे कि ऐसा होना चाहिए था कि आपके ट्रांजैक्शंस और बढ़ें। एक उदाहरण मैं देता हूँ डॉक्यूमेंट अपडेट का, जो कि एक टाइम बाउंड प्रोजेक्ट है और जिसमें कि हमने रेगुलेशन में भी चेंज किया है कि जिनके आधार 10 साल से पुराने हो चुके हैं, उन सभी रेसिडेंट्स को अपने आधार में POI और POA अपडेट करने की ज़रूरत है। और पिछले 1-2 महीने से इसमें एक्सटेंसिव मीडिया कैंपेन भी हम कर रहे हैं। सो मैं आशा करता हूं कि इस कैंपेन से और ये प्रोजेक्ट मोड में जो हमने इस डॉक्यूमेंट अपडेट प्रोजेक्ट को लिया है, मिशन मोड प्रोजेक्ट की तरह लिया है, इससे और इस पे आगे भी चर्चा हमारे यहाँ पे UIDAI के ऑफिसर्स हैं, हमारे डायरेक्टर्स हैं, श्री कुमार राकेश सिन्हा, श्री RVN श्रीनिवास, श्री शल्ल और संजय रौतेला जी हैं। सो ये सारे ऑफिसर्स टेक्निकल सेशंस में विस्तार पूर्वक इन सारे विषयों पे चर्चा करेंगे। बट ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसपे कि आपको अभी ध्यान देने की ज़रूरत है। एक तो डॉक्यूमेंट अपडेट प्रोजेक्ट, जैसा कि मेरे सहयोगी सोहानी जी ने ऑलरेडी इस बारे में बोला है कि ये हमें एक टाइम बाउंड मैनर में इसको कंप्लीट करना है। और ऑल्दो वी आर फोकसिंग मेनली अपॉन दोज रेसिडेंट्स जिनके कि आधार 10 साल से पुराने हो गए, बट इन जनरल इस पर कोई रोक नहीं है। और जो एडवर्टीजमेंट या जो कैंपेन हम कर रहे हैं वो सभी के लिए है। तो ये अपने एरिया में, अपने क्षेत्र में आप लोग भी इस चीज़ को इसमें इसके बारे में जागरूकता ले आने का काम कर सकते हैं। और दूसरा जो एरिया इंपॉर्टेंट है वो है मोबाइल अपडेट का। उसमें भी जनरली मोबाइल अपडेट की इंपॉर्टेंस तो आप सब समझते हैं, बिकॉज मोबाइल आधार से लिंक होना इज़ अ वेरी क्रिटिकल फैक्टर। और ये बहुत ही ज़रूरी है कि सर्विसेज पाने के लिए और ऑथेंटिकेशन के लिए मोबाइल लिंक होना चाहिए। और अगर आपको कभी लगता है कि जिन क्षेत्रों में आप काम करते हैं, जिन एरियाज़ में काम करते हैं, जनरली आपको ये आइडिया होगा कि जब लोग आते हैं, रेसिडेंट्स आते हैं किसी भी कार्य के लिए, तो और भी कामों के लिए CSC सेंटर में लोग आते हैं। सो एक जिम्मेदारी आपकी ये भी बनती है कि आप ज़रूर ये कोशिश करें जानने की कि मोबाइल रेसिडेंट्स का लिंक्ड है कि नहीं आधार से। और अगर मोबाइल लिंक नहीं है तो ये उनको इम्प्रेस अपॉन करने की कोशिश करें कि मोबाइल लिंक कराना चाहिए। और इसमें हम इसमें भी एक मीडिया कैंपेन अभी एक ऑर्गेनाइज करेंगे और
रजिस्ट्रार्स की इसमें अग्रणी भूमिका रहेगी और बाकी सभी रजिस्ट्रार्स जो हमारे एनरोलमेंट एंड अपडेट इकोसिस्टम से जुड़े हुए हैं। सो इन 2 क्षेत्रों में एक तो डॉक्यूमेंट अपडेट प्रोजेक्ट है, दूसरा मोबाइल अपडेट प्रोजेक्ट है। इसमें मैं आप लोगों के सहयोग की अपेक्षा रखता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग इसमें एक अहम भूमिका निभाएंगे। और भी कुछ चेंजेस हमारे एनरोलमेंट एंड अपडेट इकोसिस्टम में हुए हैं जिनके बारे में अभी विस्तार से हमारे ऑफिस चर्चा करेंगे। बट ओवरऑल आई वुड से कि आप लोग का सीएससी का परफॉर्मेंस और जो आप हमेशा से जुड़े रहे हैं आधार के साथ, मैं आशा करता हूं कि ये हमारा जो ये इंटरेक्शन रहा है और एक दूसरे के माध्यम से जिस तरीके से हमने टारगेट्स और बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स अचीव किए हैं, ये आगे भी ऐसे ही चलता रहेगा। और जो भी कुछ थोड़ी बहुत कमियां हैं, कुछ गलतियां हैं, उनको हम सुधारने की साथ में कोशिश करेंगे। जो भी ट्रेनिंग की ज़रूरत है, इस तरीके की ट्रेनिंग्स, ये आज एक दिवसीय वर्कशॉप जो यहाँ पे राष्ट्रीय स्तर की वर्कशॉप जो यहाँ पे आयोजित हुई है, इसके अलावा भी मैं सीएससी से ये आग्रह करूँगा कि राज्यों के स्तर पे भी अगर इस तरीके की ट्रेनिंग्स अगर की जा सकें और राज्यों के जो एनरोलमेंट एंड अपडेट ऑपरेटर्स हैं, न सिर्फ सीएससी के बल्कि उसमें और भी रजिस्ट्रार्स के जो ऑपरेटर्स हैं वो भी अगर जुड़ सकें तो और इस तरीके की ट्रेनिंग्स चूँकि हम यूआईडीआई की ओर से भी करते रहते हैं और इस तरीके के जॉइंट प्रोग्राम्स हो सकें तो और अधिक से अधिक लोगों को इसका फ़ायदा मिल सकेगा। सो इसी के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं और आप सभी को एक बार फिर हार्दिक अभिनंदन और इस वर्कशॉप में स्वागत करता हूं। धन्यवाद।